अध्याय 481 सुश्री ब्लैक ड्रैगन का ठिकाना। अगली सुबह जब चेन रूई एल्दास को ढूंढने निकला तो उसने पाया कि डार्क एल्फ मास्टर महल के द्वार पर काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसकी लाल आंखों से उसे अंदाजा हो गया कि एल्दास पूरी रात जागता रहा था। हालांकि चेन रूई की हालत एल्दास से ज्यादा बेहतर नहीं थी। कल रात इसाबेला के घर से लौटने के बाद उसे सचमुच सोने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। डार्क एल्फ मास्टर ने इतनी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। उसने चेन रूई को जल्दी से क्लोक गैंग के अड्डे पर खींच लिया। अगुइल के सुझाव पर एल्दास बिना किसी परेशानी के टेटेनिस का शिष्य बनने में सफल हो गया। चूंकि समय कम था इसलिए वृद्ध टेटेनिस तुरंत व्याख्यान देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सबसे पहले औषधि विज्ञान की मूल बातें सिखाईं। चेन रूई ने पहले भी बहुत सी औषधि विज्ञान की सामग्री को रटने के लिए सुपर सिस्टम का इस्तेमाल किया था, लेकिन बस इतना ही। टेटेनिस की प्रस्तुति और शिक्षण क्षमता बहुत मजबूत थी। अगर वह किसी और दुनिया में होते तो व्याख्यान कक्ष में जरूर एक प्रसिद्ध प्रोफेसर होते। ये बुनियादी ज्ञान चेन रूई के लिए उन सामग्रियों को आत्मसात करने में बहुत उपयोगी था जिन्हें उन्होंने जोर शोर से याद किया था। यहाँ तक कि एल्दास भी इन मूल बातों की समीक्षा करके टेटेनिस से नई चीजें सीख सकता था। 2 घंटे के बेसिक कोर्स के बाद टेटेनिस को अपने दोनों छात्रों के स्तर की सामान्य समझ भी हो गई थी। एल्दास निस्संदेह एक संतोषजनक और अव्वल छात्र था। हालांकि उसकी नींव बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी उसके पास समृद्ध व्यावहारिक अनुभव और एकाग्रचित रवैया था ताकि वह एक भी शब्द न चूके। उसके कभी कभार पूछे गए सवाल भी सटीक होते थे। उन्हें समझने के बाद उसे बहुत फायदा हुआ। दूसरी ओर अगुइल तो बिल्कुल नौसिखिया था। अपनी अद्भुत याददाश्त के अलावा वह किसी काम का नहीं था। जब उसने वे नादान सवाल पूछे तो एल्दास भी भौंचक्का रह गया। टेटेनिस जानता था कि यह नौसिखिया यांत्रिकी में सबसे मजबूत है, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगले यांत्रिकी व्याख्यान में एल्दास ने भाग नहीं लिया। इसके बजाय वह प्रयोगशाला में वापस चला गया ताकि उत्सुकता से उस अनमोल अनुभव को आत्मसात कर सके और उसके साथ प्रयोग कर सके जो उसे अभी मिला था। टेटेनिस ने यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों से व्याख्यान शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने चेन रूई को कठिन प्रश्न पूछने दिए। इस बार चेन रूई ने उस बूढ़े व्यक्ति को निराश नहीं किया। उन्होंने सचमुच एक त्रिविशेषज्ञ प्रतिभाशाली गुरु की शक्ति का परिचय दिया। सिद्धांत हो या व्यवहार, वे अनुभवी थे और उनकी समझने की क्षमता प्रबल थी। पूछे गए प्रश्न ऐसे लग रहे थे मानो वे सैकड़ों वर्षों से इस क्षेत्र में डूबे हुए हों। इसके अलावा वे एक साधारण संकेत से ही बहुत सी बातें समझ सकते थे। टेटेनिस मन ही मन चकित हो गए और उन्होंने चेन रूई को सिखाने में और अधिक प्रयास किया। अनगिनत पूर्वजों से प्राप्त विरासत में मिला ज्ञान वाकई असाधारण था। कई शंकाओं का समाधान हो गया। चेन रूई ने कुछ देर सोचा और उसने मूल बातों से सीखना शुरू करने का फैसला किया। डीप एनालिसिस मास्टर रोमैनिग और बुनियादी किताबों के मार्गदर्शन के बावजूद अपेक्षाकृत तौर पर उसकी नींव बहुत मजबूत नहीं थी। चूंकि अब यहाँ एक अर्ध महागुरु मौजूद था इसलिए उसकी कमियों की भरपाई करना एकदम सही था। एक बार जब उसने यह अनुरोध किया तो टेटेनिस और भी संतुष्ट हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने पिछले कुछ प्रश्नों से पहले ही देख लिया था कि इस प्रशिक्षु की नींव बहुत मजबूत नहीं है और चेन रूई ने वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया। चूंकि वह अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से देख सकता है इसलिए उसकी योग्यता वास्तव में असाधारण है। दोपहर तक कोर्स चलता रहा। फिर टेटेनिस, जो अभी भी असंतुष्ट था, ने चेन रूई को जाने दिया। जाने से पहले टेटनस ने उसे बार बार वापस जाने और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उसने उसे कल सुबह कक्षा में आना जारी रखने और सैन्य और सरकारी मामलों जैसी परेशान करने वाली चीज़ों पर अपना समय बर्बाद न करने के लिए कहा, जिससे उसे यांत्रिकी में कम लाभ होगा। चेन रूई केवल सिर हिलाकर हाँ कह सका। क्लोक गैंग छोड़ने के बाद चेन रूई डार्क डेमन के गुप्त मुख्यालय में पहुंच गया। उसे डार्क डेमन के मुख्यालय के जादुई घेरे के जरिए राजधानी के बेस वालोंग होटल में एक महिला से संपर्क करना था। अगर उसने बेस का सारा पैसा हड़प लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस महिला की वजह से डार्क डेमन का बेस उजागर हो गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेता महोदया डार्क डेमन के मुख्यालय में हैं। चेन रूई का दिल अचानक थोड़ा तेज धड़का और उसने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ। कल रात का दृश्य अभी भी उसके ज़हन में ताज़ा था। यदि मृत बतख ड्रैगन या दुष्ट भतीजे को पिछली रात की घटनाओं के बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से उसकी निंदा करते कि वह स्वभाव से कमजोर व्यक्ति नहीं था और उसे एक निश्चित कार्यात्मक विकार था। वह उस अवसर को भी नहीं लेना चाहता था जो उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। बात बस इतनी थी कि चेन रूई जानता था कि वह असल में क्या चाहता है, इसीलिए उसने जिम्मेदारी लेने में जल्दबाजी नहीं की। उस दुष्ट गद्दार के बारे में सोचकर जिसने उसे धोखा दिया। उफ, राक्षस गद्दार! चेन रूई के दांत नफरत से खड़े हो गए। उस आदमी ने शायद इनहेरिटेंस रॉक के लिए मेरी सारी पृष्ठभूमि बता दी। हालांकि असली बात उस आखिरी आकस्मिक घटना की खामियां थीं जहां इसाबेला ने अपनी बुद्धि से लगभग सब कुछ पहले ही भांप लिया था। फिर भी वो एक राक्षस गद्दार है। चूंकि मैं उस आंटी का कुछ नहीं कर सकता। उफ,
मैं अपना गुस्सा उस कमीने भतीजे पर निकालूंगा। वैसे इस समय उसे अपना लंच कर लेना चाहिए या ब्रेक ले लेना चाहिए, है ना? चेन रूई एक अप्रत्याशित सोच के साथ डार्क डायमंड के मुख्यालय में पहुंचा। रास्ते में उसने जांच पड़ताल और जाल को सफलतापूर्वक पार किया और मुख्य भूमिगत अड्डे में प्रवेश किया। डार्क डायमंड का मुख्यालय बस ऊपरी तौर पर एक इमारत थी, असली गोपनीय विभाग जमीन के नीचे थे। चेन रूई कमांडर ऑफिस की लॉबी तक पहुंचा और डेलिया को देखा। ऐसा लग रहा था कि इसाबेला वहां नहीं थी और उसका दिल बहुत हल्का हो गया। किसी वजह से थोड़ी निराशा हुई। नेताजी, चेन रूई के मुख्यालय में कदम रखते ही डेलिया को रिपोर्ट मिल गई थी। ऑफिस लॉबी में और कोई नहीं था, इसलिए उसके शब्द भी बहुत सहज थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे राजधानी में डार्क डायमंड्स वालोंग होटल के प्रभारी व्यक्ति से तुरंत संपर्क करना होगा। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम कर दूंगी। गुप्त संचार टावर को राजधानी के बेस से जुड़ने में शायद 15 से 30 मिनट लगेंगे। जब डेलिया ने कॉल बटन दबाया तो एक महिला डार्क एल्फ अंदर आए और आदेश स्वीकार करते ही तुरंत पीछे हट गई। तो मैं यहीं इंतजार करूंगा। चेन रूई बैठ गया और पास ही एक गमले में लगे देर रात खिलने वाले लहरदार फूल को देखने लगा। इस तरह का फूल भूमिगत ठिकानों में बहुत आम था। ये हवा को शुद्ध और मन को शांत कर सकता था। क्या यहाँ तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? इसी समय एक और व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर एक दस्तावेज देने अंदर आया। डेलिया ने एक नज़र डाली, सिर हिलाया और कहा, यहाँ बहुत अच्छा है। मुझे ये थोड़ा पसंद है। संस्थान और सुविधाएं लगभग पूरी तरह से तैयार हैं। डार्क डायमंड्स के इस्तेमाल के लिए कुछ गैजेट भी हैं। मुझे नेता के चतुर विचारों की सराहना करनी होगी। ये भूमिगत किला चेन रूई के मूल डिज़ाइन प्रस्ताव से प्रेरित था। यह उनके पिछले जीवन की जासूसी युद्ध फिल्मों से प्रेरित था। क्या ये खुफिया विभाग और यहाँ तक कि पेंटागन भी भूमिगत नहीं हैं? गैजेट्स वे जासूसी उपकरण थे जो दानव क्षेत्र के लिए विशिष्ट थे। चेन रूई की प्रेरणा और यांत्रिकी के वर्तमान स्तर के आधार पर इन्हें डिज़ाइन करना स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं था। चेन रूई मुस्कुराई, वैसे वह आदमी प्रशिक्षण कब पूरा कर सकता है? बेशक वो आदमी बेशर्म गद्दार भतीजा था। रोमन का जिक्र सुनते ही डेलिया की आंखें गर्म हो गईं। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। शायद अभी और वक्त लगेगा। मुझे उसकी बहुत याद आती है। चेन रूई ने डेलिया की तरफ देखा जो थोड़ी हैरान थी, और उसने कहा, मेरी मुट्ठी उसे याद करती है। अगर वह बाहर आने के बाद मैं उसे एक राउंड तक पीटूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? जाहिर है मुझे ऐतराज़ है। डेलिया मुस्कुराई और फाइल पकड़े हुए खड़ी हो गई, क्योंकि एक राउंड बहुत कम है। इस महीने 3 औरतों के साथ संबंध बनाने की सज़ा के तौर पर कम से कम 3 राउंड तो होने ही चाहिए। ठीक है, मुझे अभी कुछ मामले निपटाने हैं। तारा उनसे संपर्क करने के बाद तुम्हें वहां ले जाएगी। डेलिया को जाते हुए देखकर चेन रूई थोड़ा पसीने से तर हो गया। लगता है उस कमीने की हर हरकत उसकी मैडम बीवी की नज़र में है, जो सीक्रेट इंटेलिजेंस की दूसरी बॉस है। वह आदमी अब भी खुद को होशियार समझता है, लेकिन डेलिया उतनी समझदार नहीं लगती जितनी दिखती है। अपने दिल में वह रोमन के प्रति ज़्यादा सहिष्णु है। सिर्फ डेलिया ही नहीं, मुझे लगता है एथेना और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। सहिष्णुता भी एक प्रकार का गहरा प्रेम है ना? चेन रूई को अचानक अपराध बोध हुआ। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, डेलिया के शब्दों के अनुसार, क्या किसी लालची बेवफा इंसान को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देना चाहिए? चेन रूई सिहर उठा जब उसने अंदर के कार्यालय से एक चलती हुई आकृति को बाहर आते देखा। उसे सबसे ज्यादा डर सुश्री यनी को देखने का था। पता चला कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अंदर के कार्यालय में था और उसने अभी अभी हमारी बातचीत भी सुनी थी। मैं लालची होने की बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन बेवफा भी है। मुझे लगता है मैं भी इसे स्वीकार करूँगा। इसाबेला। चेन रूई खड़ी हो गई। मैं मैडम इसाबेला हूँ। इसाबेला ने ठंडे स्वर में कहा, आखिरकार आपको यहाँ आना याद आया। अगर वालोंग होटल के बेस में कोई बदलाव होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं समझता हूँ। चेन रूई को पता था कि वह गलत था, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया। अजीब से पल में महिला डार्क एल्फ तारा ये बताने आई कि वह राजधानी के बेस से जुड़ गई है। चेन रूई तारा के पीछे पीछे संचार जादू के घेरे तक गया, फिर तारा ने प्रणाम किया और चली गई। जादुई घेरा एक लटका हुआ दर्पण था जो किसी वास्तविक व्यक्ति की छवि प्रक्षेपित कर सकता था। राजधानी होटल के संपर्क व्यक्ति से कुछ बातें करने के बाद उसने साइमन जैसा भेष धारण कर लिया। जल्द ही माउंटेन सेक्रेट की सुश्री ब्लैक ड्रैगन ओलिफियस चेन रूई के सामने प्रकट हुईं। मिस ब्लैक ड्रैगन अभी भी जवान और खूबसूरत थीं। उन्होंने एक पतला काला लबादा पहना हुआ था, लेकिन उनकी हरकतें लोगों को उनसे दूर ही रहने पर मजबूर कर रही थीं। उनके बाएं हाथ में एक ड्रमस्टिक और दाएं हाथ में कुछ कबाब थे। वह बेरुखी से चबाते हुए बोल रही थीं, तुम कौन हो? अगर मेरे खाने के समय में देरी करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। तुम तो बस थोड़े समय के लिए बाहर आए हो और पूरे परिवार को मारना सीख गए। चेन रूई पसीने से लथपथ होकर बोला, ओलिफियस, मैं साइमन हूँ, याद है?
तुम्हारा मालिक। साइमन। मिस ब्लैक ड्रैगन चौंक गईं और गौर से देखने लगीं। वाह, ये तो तुम ही हो। तुम्हारा घर वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं खुद को यहाँ सैकड़ों सालों तक रहने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। ये लड़की सच में वालोंग होटल में ही रहना चाहती है और जाना नहीं चाहती। वो तो सैकड़ों साल भी कहती है। अगर इस अड्डे को कोई नुकसान न भी हुआ हो तो भी एक आ जाने से ढह जाएगा। चेन रुई सिहर उठा जब उसने अभी अभी गुप्तचर बॉस की तीखी निगाहों के बारे में सोचा। चेन रुई जल्दी से चिल्लाया, तुमने अपनी माँ के नाम की कसम खाई थी, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? उस माँ के नाम का कुछ संयमित प्रभाव सा लग रहा था। ओलिफियस स्तब्ध और दयनीय भाव से बोला, ओम साइमन, चलो इस पर बात करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ सिर्फ 100 साल नहीं, 50 साल, 50 साल बाद मैं आकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। 50 साल में मुझे दूसरे लोग मार डालेंगे। चेन रुई को गुस्सा आया। तो फिर 40 साल हो गए। यहाँ मुफ्त और अच्छा खाना मिलता है। मैंने इसका इतना मज़ा पहले कभी नहीं लिया। मैं सचमुच इस खूबसूरत जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहती। सिसकियाँ। सुश्री ब्लैक ड्रैगन सचमुच भावुक होकर रो पड़ीं। उन्होंने अपने चेहरे से मुट्ठी भर आंसू पोंछे, फिर उन्होंने दुख को भूख में बदल दिया और सहजन की डंडी को हड्डी समेत एक ही बार में काट लिया। उन्होंने उसे जोर से चबाया और निगल गईं। चेन रुई ने भी अपने चेहरे से पसीना पोंछा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि ओलिफियस असाधारण है, लेकिन मुझे ये कैसे पता नहीं चला कि वह इतनी असाधारण है। ओलिफियस, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रक्षा करने का मतलब एक शानदार जिंदगी छोड़ देना है? चेन रुई की आंखें घूम गईं। यहाँ की जिंदगी वहाँ से बेहतर है। यहाँ ज्यादा खाना और ज्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं। क्या तुमने मशहूर हॉटपॉट चखा है? क्या तुमने मशहूर पर्पल बेरी वाइन का स्वाद चखा है? खाना सुनते हुए मिस ब्लैक ड्रैगन की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने हताश होकर अपना सिर हिलाया। वैसे मैंने तुम्हारी जमा राशि भी चुका दी है। अगर तुम नहीं आओगे तो न सिर्फ तुम अपनी माँ को दी शपथ तोड़ोगे, बल्कि मुझे बाकी राशि काटने का भी अधिकार है। मैं तुम्हारे हर दिन की देरी के लिए 100 काले क्रिस्टल सिक्के काट लूँगा। अगर तुम वहाँ 20 दिन रहे तो बाकी सारा पैसा चला जाएगा। अगर तुम 1 साल भी वहाँ रहे तो तुम्हें मुझे लाखों काले क्रिस्टल सिक्के देने होंगे। क्या तुम सच में वहाँ 40 साल रहने की योजना बना रहे हो? नहीं, नहीं, नहीं। सुश्री ब्लैक ड्रैगन इस धमकी और प्रलोभन से पूरी तरह हक्की बक्की रह गईं, फिर फूट फूट कर रोने लगी, पैसे मत काटो। मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ हो? कृपया मेरे काले क्रिस्टल सिक्के मत काटो। वह दयनीय उपस्थिति ऐसी थी मानो चेन रुई कोई बूढ़ा धनी जमींदार हो जो वर्ष के अंत में ऋण भुगतान की मांग कर रहा हो। मैं डार्क मून एस्टेट के डार्क मून सिटी में हूँ। तुम तुरंत होटल मालिक से एक जादुई नक्शा मांग लो, फिर कुछ खाना लेकर आओ और सबसे तेज गति से मेरे पास उड़ाओ। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दूंगा। अगर तुम डार्क मून के पूर्वी द्वार पर 1 दिन पहले पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें 100 काले क्रिस्टल सिक्के इनाम में दूंगा। 2 दिन के बराबर 200। अगर तुम देर से आए तो मुझे देर नहीं होगी। पैसे मत काटना। ओलिफियस ने आंखों में आंसू भरकर उसके हाथों से खाना पहुंच दिया। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, मैं अब जा रही हूँ। कॉल के बाद जादुई घेरा बंद हो गया और चेन रुई ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसने बड़ी समस्या, मिस ब्लैक ड्रैगन, का समाधान कर दिया। क्या वो सच में एक काला अजगर है? इसाबेला की संदिग्ध आवाज़ पीछे से आए। पता चला कि मिस सीक्रेट इंटेलिजेंस ने किसी तरह की निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करके अदृश्य रहने की कोशिश की थी। वह कम से कम दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण में एक काला अजगर तो है। चेन रुई ने शर्म से जवाब दिया, वह सचमुच एक काला अजगर है, लेकिन वह थोड़ी अजीब है। दानव अधिपति का मध्यवर्ती चरण? हाँ, क्या आपको यकीन है कि वह राजधानी का बेस तुरंत छोड़कर यहाँ आ जाएगी? हाँ, तुम लड़कियों से ऐसे ही झूठ बोलते थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सौभाग्यवश छात्र जोला द्वारा उसका परीक्षण किया जा चुका था, इसलिए उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब चेन रुई ने अपने चेहरे पर 2 तीखी निगाहें गड़ाईं तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और साइमन के चेहरे को उसके मूल रूप में लौटा दिया। इसाबेला उसके चेहरे को घूर रही थी और उसके लाल होंठ हल्के से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया और कुछ फेंक दिया। चेन रुई ने उसे पकड़ते ही उसे देखा और फिर से पसीने से तरबतर हो गया। यह एक रिकॉर्डिंग स्टोन था। उस दिन बॉल पर हुआ डांस और किसिंग ही नहीं, बल्कि पिछली रात का गले लगना भी इसमें रिकॉर्ड था। अब और भी सबूत थे। वह मृत सागर में कूदकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था। इसकी अनगिनत प्रतियां होंगी। आज रात महल जाना याद रखना। इसाबेला ने ये वाक्य कहा और मुंह फेर लिया। महल के बाद क्या होगा? चेन रुई उसे वापस जाते हुए देखकर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने कोने में देर रात खिले लहरदार फूल पर नजर डाली और अचानक उसके दिल में एक सवाल कौंध गया। क्या तुम्हें फूल पसंद हैं? क्या आप
मुझे आश्चर्य है कि अन्य ड्रैगन से मिलने के बाद सुश्री ब्लैक ड्रैगन कैसे बदल जाएंगी। अपने पूरे परिवार को मार डालो। इन 5 दिनों में चेन रूई बहुत थक गया था। दिन में वह कीमिया सीखता और सरकारी कामकाज निपटाता, रात में वह अपनी गर्लफ्रेंड, महिला बॉस और एक ऐसी महिला मित्र के साथ रहता जो अब काफ़ी शुद्ध हो चुकी थी और जिसके बारे में शक था कि वह उसकी रखेल है। हालांकि पहले 2 चुंबनों और आलिंगनों के बाद इसाबेला का अगला कदम आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने अपना व्यवहार काफ़ी कम कर लिया। वह 5 दिनों में 4 बार उससे रिपोर्ट करने जाता था, सिर्फ बातचीत करने या शतरंज खेलने के लिए। कभी कभी जाने से पहले वह आंखें बंद कर लेती थी और पल भर के लिए उसके कंधे पर हल्के से टिक जाती थी। आंखें खोलते ही वह तुरंत ही उससे दुश्मनी कर लेती और उसे भगा देती थी। इससे चेन रूई का मन बहुत हल्का हो गया। उसका पिछला तनाव और अस्वीकृति धीरे धीरे गायब हो गई। इस मनस्थिति में उसे इसाबेला का अकेलापन और भी साफ महसूस होने लगा। ठीक वैसे ही जैसे उसने राजधानी में कहा था जब वह उसके आलिंगन में झुकी थी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं एक बहुत मजबूत महिला हूँ, लेकिन आखिरकार मैं सिर्फ एक महिला हूँ। उस समय वह राजधानी की सबसे प्रशंसित फूल थी, लेकिन वह अकेली भी थी। चेन रूई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह उसकी रणनीति थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सहज और सहज महसूस करे। शायद वह असल में अपने अकेलेपन से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। खैर, उसके पास फिलहाल मजबूरी झेलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद चेन रूई को खुद इसका एहसास नहीं था। अगर कोई और उसे इस तरह धमकी देता तो क्या वह इतना कामयाब होता। इसाबेला क्रोबेलिस से अपनी दोस्ती के कारण डार्क मून में शामिल हुई और इसलिए भी कि उसे ब्रोक द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने में मदद मिल सके। अब रोमन था, परिवार की दुश्मनी का मुख्य सदस्य, और पग्लियो जैसे लोगों की मदद से ब्रोक का मामला सुलझना बस समय की बात थी। उसके सबसे करीबी दोस्त क्रोबेलिस को भी उसका सबसे खास साथी मिल गया। क्रोबेलिस उस खास घर में रहता था और उसके पास उसके साथ रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। इसाबेला को राजधानी से ज़्यादा नफरत नहीं थी और रीजेंट ओब्सीडियन भी उसे अपना पुराना गुरु मानता था। हालांकि वह आमतौर पर अपनी ज़्यादातर ऊर्जा डार्क डायमंड संगठन पर खर्च करती थी, फिर भी उसके लिए एक बाहरी व्यक्ति जिसने एक निश्चित जीवन लक्ष्य खो दिया था के अकेलेपन से बचना मुश्किल था। इस आकस्मिक खोज से पहले उसे कोई खुशी या लक्ष्य मिलता हुआ नहीं लग रहा था। क्या था वो, शायद उसे खुद भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि इसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। उसे बस लगा कि एक ज़बरदस्त चाहत उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, इसलिए उसने वो कर दिखाया। ये उस पतंगे की तरह था जो आग के पौधों की तरफ उड़ रहा था, भले ही वो अगले ही पल राख हो जाए। इसाबेला के साथ प्रसंग के अलावा एक और घटना थी जिसने चेन रूई का ध्यान आकर्षित किया था। ये सुपर सिस्टम में नीले ग्रह का परिवर्तन था। नीले ग्रह की जनसंख्या दर्जनों गुना बढ़ गई थी। मूल जनजाति से लेकर ये कई देशों में विकसित हो गया था, लेकिन ये ग्रह उस पृथ्वी से कहीं बड़ा था जहां चेन रूई मूल रूप से रहते थे। वर्तमान जनसंख्या कवरेज 1% भी नहीं थी। इस धरती पर आस्था के कई स्तंभ थे जो विभिन्न विश्वासियों के जीवन को शक्ति प्रदान करते थे। ये जीवन भी आस्था की शक्ति वापस देते थे। कुछ लोगों के कई विश्वास भी थे जो एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। यह उस वाक्य के प्रत्युत्तर में था, जहां लोग हैं वहां पाताल लोग भी होंगे। निजी स्वामित्व के उदय के बाद से लोगों के बीच असमानता अपरिहार्य हो गई थी। यह मानव आत्म सुधार क्षमता के निरंतर विकास का भी अपरिहार्य परिणाम था। विभिन्न हितों और अंतरालों के उद्भव ने विभिन्न प्रकार के विरोध और अंतर्विरोधों को जन्म दिया था, जिन्हें सुलझाना असंभव हो गया था। सभी बुद्धिमान प्राणियों के सभ्यता इतिहास की तरह युद्ध भी अपरिहार्य था। हालांकि ये जीवन व्यवस्था द्वारा निर्मित थे, फिर भी उन्होंने चेन रूई को वास्तविक जीवन का एहसास दिलाया। हालांकि इस आकाशगंगा क्षेत्र में चेन रूई का हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण था, फिर भी उसे विश्वास शक्ति प्रदान करने के लिए इन जीवनों की आवश्यकता थी। हालांकि जीवन तो जीवन था, इसमें सच्ची लचीलापन के साथ स्वतंत्र इच्छा और विकल्प था। इसलिए उसने युद्ध सहित जीवन के स्वतंत्र व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं किया। सक्रिय और निष्क्रिय की इस वैकल्पिक मान के तहत सभ्यता का विकास और प्रगति तेजी से हुई। आस्था शक्ति और आस्था क्रिस्टलों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। अब आस्था क्रिस्टलों की संख्या 36,000 तक पहुंच गई थी और वृद्धि दर अभी भी बढ़ रही थी। रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ने 1000 आस्था क्रिस्टलों का उपभोग किया। फिलहाल ये कोई समस्या नहीं होगी। आस्था क्रिस्टल का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग था आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ाना। चेन रूई ने जुड़ाव बढ़ाने का प्रभाव अनुभव किया था। हर बार इसकी कीमत 100 आस्था क्रिस्टल होती थी, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती थी। एक और तारा स्तरीय वृद्धि थी जो स्थायी थी। इसका इंतजार करना उचित था, लेकिन एक सितारा वृद्धि के लिए 1 लाख आस्था क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी, इसलिए इसे फिलहाल धीरे धीरे ही जमा किया जा सकता था। चेन रूई को एक बात की चिंता थी कि उसे लग रहा था कि किसी आस्था शक्ति के प्रभाव में शूरा की शक्ति बहुत बढ़ गई है और वह एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है।
एक बार जब वह इस महत्वपूर्ण बिंदु को पार कर जाएगा तो क्या होगा, वह भी अनुमान नहीं लगा सकता था। वैसे भी शूरा हमेशा एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर मौका मिला तो मुझे उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। इन परेशान करने वाली बातों की तुलना में चेन रूई की कीमिया सीखने की प्रगति बहुत सहज थी। इसने मास्टर टेटेनिस को आश्चर्यचकित कर दिया, जो अस्थायी रूप से क्लोक गैंग में रहते थे। जैसा कि इस प्रशिक्षु ने शुरुआत में कहा था, उनकी योग्यताएं और क्षमताएं मेरी उम्मीदों से परे हैं। न केवल यांत्रिक कौशल बल्कि औषधि विज्ञान भी। एक हफ्ते से भी कम समय में ये बिल्कुल नौसिखिया, जो पहले एक औषधि विज्ञान प्रशिक्षु के बराबर था, वास्तव में छलांगों से आगे बढ़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सिर्फ 1 महीने में औषधि निर्माता बन जाएगा। यह जबरदस्ती याद करने से नहीं बल्कि वास्तविक समझ से संभव हुआ है। टेटेनिस के दिमाग में औषधि निर्माता वे नहीं थे जो मुश्किल से मूल्यांकन में पास हुए थे, बल्कि असली औषधि निर्माता वे थे जिन्होंने औषधि निर्माता श्रेणी के सभी ज्ञान और कौशल में महारत हासिल की थी। अगर उसने कुछ दिन पहले यह न देखा होता तो उसे लगता कि यह आदमी दूसरों का फायदा उठाने के लिए बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा है। ये सुपर सिस्टम के प्रशिक्षण मैदान और रिफाइनरी फंक्शंस की बदौलत था। हर बार जब टेटेनिस ज्ञान का एक अंश सिखाता था तो गहन विश्लेषण के असाधारण प्रभाव के अलावा चेन रूई 1:100 समय सेटिंग्स का उपयोग करके प्रयोग और एकीकरण भी कर सकता था। अगर वह एक दिन में प्रशिक्षण मैदान में 2 घंटे भी बिताता तो यह 1 सप्ताह के बराबर होता। टेटेनिस, जो इसे समझ नहीं सका, वह केवल चेन रूई की अप्रतिभा के साथ साथ हर समय उसकी मेहनती समझ और अभ्यास को इसका श्रेय दे सकता था। यांत्रिक कौशल के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। चेन रूई के मौजूदा स्तर पर कोई बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल था। मुख्य बात थी धीरे धीरे अनुभव जमा करना। इस दिन चेन रूई ने कक्षा के बाद हमेशा की तरह सवाल नहीं पूछे बल्कि तुरंत चले गए। इस बार बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ध्यान भटकने के लिए डांटा नहीं, क्योंकि ध्यान भटकने पर उनका ऐसा प्रभाव पड़ना असंभव था। अफसोस की बात है कि बूढ़े ने अभी भी चेन रूई को कम आंका। यह आदमी सचमुच विचलित था। कोई अंगरक्षक लड़की जिसने अपने पेट से राजधानी के डार्क डायमंड के अड्डे को लगभग तोड़ दिया था, इन 2 दिनों में डार्क मून के पास पहुंच रही होगी। हालांकि उसने पहले ही लोगों को वहां इंतजार करने के लिए भेज दिया था, लेकिन सुश्री ओलिफियस कोई साधारण ड्रैगन नहीं थी। उन्हें पहली बार में ही व्यक्तिगत रूप से लाना बेहतर है, वरना कुछ परेशानी हो सकती है। खैर, अब मैं फ्री हूं, मैं पहले जाकर देखूंगा। क्लोक गैंग से बाहर आकर और अपना असली रूप धारण करने के बाद उसकी मुलाकात पगलियों से हुई। इन दिनों ज़ोला क्रोबेलस को बंद दरवाजों के पीछे जादू सिखाने के लिए ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ बना रहे हों। जहरीला अजगर, जिस पर क्रोबेलस आमतौर पर कड़ा नियंत्रण रखता था, अचानक बेफिक्र और बैलगाम हो गया, मानो कोई जंगली घोड़ा अपनी लगाम से छूट गया हो। अरे अरे, वित्तीय अधिकारी महोदय, लगता है आप हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हैं। पगलियों ने लापरवाही से उसका कंधा थपथपाया। जाहिर है वह अच्छे मूड में था। ये वास्तव में बहुत कठिन है। चेन रूई ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां बहुत सी खूबसूरत औरतें होंगी। पगलियों ने आंखें झपकाईं। फिर से कई और सुंदरियां। चेन रूई कई शब्द से डर गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जहरीले अजगर ने नाराजगी से कहा, तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम औरतों को रिझाने में माहिर नहीं हो? एथेना और किया को छोड़ भी दो, ज़ोला जैसी भयानक पागल औरत भी एक विनम्र छोटी सी भेड़ बन गई है। अगर पुराने ज़माने के दूसरे अजगरों को ये बात पता चल जाती तो हर अजगर की आंखें अंधी हो जातीं। तुम तो बस कभी कभार चीट डे मना रहे हो। अगर उन्हें पता चल भी गया तो कोई बात नहीं। चेन रूई धोखा दिवस शब्द सुनकर खुद को थोड़ा दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। छोटा मेमना, क्या तुमने कभी किसी छोटे मेमने के दांत देखे हैं जो अजगर को मार सकते हैं? मुझे इसमें मत घसीटना। अगर तुम जाना चाहते हो तो खुद ही जाओ। अकेले रहना बोरिंग है। अगर वो लड़का रोमन यहाँ होता तो मुझे बेसब्री से खींच लेता। बेवफा मत बनो, ऐसा कम ही होता है कि लिटिल बेटी यहाँ ना हो। पगलियों की आंखें घूम गईं। चिंता मत करो, हमारी ताकत के बल पर जब तक हम अपना चेहरा बदलते रहेंगे, गवर्नेंस एसोसिएशन के गुंडे हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। चेन रूई ने अपना विचार बदला। तो फिर चलो पूर्वी द्वार पर चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पूर्वी द्वार तक चलूंगा और खूबसूरत औरतों को आते जाते देखूंगा। मैं कितना मिलनसार हूँ, है ना? मृतबत्तक ड्रैगन ने बिना शर्माए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे चेन रूई ही आज़ादी की तलाश कर रहा था। चेन रूई साइमन के चेहरे की ओर मुड़ा और मृतबत्तक ड्रैगन का पीछा किया, जो एक सुंदर आदमी का भेष धारण कर शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। अगर बाद में कोई सुंदरी मिले तो चलो बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसे कौन पकड़ सकता है। पगलियो मुस्कुराया। मैंने जो शानदार हरम प्लान बताया था उसे मत भूलना। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आसमान में उड़ने के लिए मादा ड्रैगनों का एक समूह लाना चाहता हूँ। अब मैं एक और वाक्य जोड़ूंगा।
हरमादा ड्रैगन के ऊपर एक राक्षसी सुंदरी सवार होगी। उसका भक्त सरकारी संघ को भाड़ में जाए। चेन रूई ने उस आदमी को अवाक होकर देखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो, अगर तुम बातचीत या कुछ और शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहरा देने में मदद करूंगा। मेरा मौजूदा हरम पहले से ही काफ़ी खतरनाक है। इनमें से कुछ को तो हरम माना जाता है। अगर दर्जनों सैकड़ों नहीं है तो दिखावा मत करो, वरना शर्मिंदगी होगी। पगलियों ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। अपनी बकवास के बीच वे पूर्वी द्वार पर पहुंच ही गए थे। यह मानना ही पड़ेगा कि मृत ड्रैगन का बदलता रूप वाकई थोड़ा आकर्षक था। उसने कई महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। तुलनात्मक रूप से किसी ने भी साधारण दिखने वाले साइमन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि मास्टर पॉइजन ड्रैगन स्वाभाविक रूप से आम प्रशंसकों की ओर आकर्षित नहीं हुआ। वह बस चेनरुई के सामने विजयी दिख रहा था। शहर के फाटक के बाहर कुछ देर रुकने के बाद पगलियो थोड़ा ऊब गया। यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो पब चलते हैं। फिर से देखो, मैं पब नहीं जाना चाहता। तभी पगलियो ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक आसमान की ओर देखा। चेनरुई ने उसकी निगाहों का पीछा किया और आसमान से एक काला बिंदु उनकी ओर तेजी से आता हुआ देखा। यह एक काला बादल लग रहा था। इस क्षेत्र के पास पहुंचते ही काले बादल की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और उसका क्षेत्र सिकुड़ता गया। दोनों की नज़रों से वे साफ देख सकते थे कि यह काले कपड़ों में एक लड़की थी। चेनरुई की आंखें अचानक चमक उठीं। यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई, वह आखिरकार आ ही गई। एक और हरम सदस्य आ गया। काले कपड़े पहने लड़की कुछ देर तक उड़ती रही, मानो उसमें ताकत की कमी हो, और फिर जमीन पर अस्थिर होकर उतरी। बहुत से लोगों ने हवा में ये दृश्य नहीं देखा, लेकिन उन्हें लगा कि कोई लड़की अचानक उनके सामने प्रकट हो गई है। इस लड़की के लंबे काले बाल थे और वह दिखने में बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। उसने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसका फिगर भी दुबला पतला था, खासकर उसकी लंबी टांगें जो बिल्कुल परफेक्ट लग रही थीं। अगर कोई उसकी कोई कमी निकालना चाहे तो वह ये कि उसकी छाती थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। पगलियों ने लड़की के शरीर पर ड्रैगन की हल्की सांस महसूस की और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुमने उस सुंदरता को देखा? वह तो ड्रैगन निकली। आखिरकार मुझे अपनी चाय का प्याला मिल ही गया। रुको, क्या तुम्हें तीखे दांतों वाले, लंबे और मोटे लोग पसंद नहीं? कई चीज़ों में माहिर होने पर भी एक ही चीज़ में माहिर होने का मतलब समझती हो। शौक की विविधता क्या होती है ये तो जानती हो। छोटी बेटी भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक है, अब मैं मुख्य पात्र हूँ, मुझे अपनी खुशी ढूंढने से मत रोको। तुम सहायक पात्र होने के नाते बस मेरा ध्यान रखना। जैसे ही वह लड़की सामने आए, उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ लोग तो बातचीत भी शुरू कर चुके थे। हालांकि लड़की के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। उसने अपना पेट भी ऐसे ढका हुआ था मानो उसकी तबीयत ठीक ना हो। लड़की ने उन लोगों को नज़रअंदाज किया, लेकिन इधर उधर ऐसे देखा जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अचानक उसने हैरानी से चेनरुई की तरफ देखा, फिर उसके पास चली गई। पगलियो वहां जाने ही वाला था कि अचानक लड़की उसकी तरफ चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर गर्व से कहा, अरे देखा, इसे कहते हैं आकर्षण। पगलियो ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। उसकी नज़र अचानक जिंदगी के उतार चढ़ावों से भर गई। खूबसूरत चेहरे के साथ साथ वह हर तरह की औरतों पर डोरे डालने वाले एक आकर्षक स्वभाव का था। वह बिना किसी हड़बड़ी के लड़की की तरफ चल पड़ा। लड़की की आंखें चमक उठीं और जल्द ही सुंदर महिला और आकर्षक पुरुष की मुलाकात हुई। छोटी बच्ची, उस खूबसूरत आदमी ने गहरी और कामुक आवाज में बस 2 शब्द कहे, फिर उसे रोक दिया गया क्योंकि वह सुंदरी रुकी ही नहीं, बल्कि वह हैरान भाव से उसके पास से गुजरी और आगे बढ़ती रही। जाहिर है उनकी उपेक्षा की गई। तो लीजिए, आप आ गए। लड़की चेनरुई के पास आए। उसने अपना पेट सहलाते हुए दयनीय स्वर में कहा, मैं पहले ही जल्दी आ गई हूँ, इसलिए आप पैसे नहीं काट सकते। सामने वाला खूबसूरत अभिनेता एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और अपने दिल में बैठी उस चाय को देखा जो सहायक अभिनेता से गहरी बातचीत कर रही थी। वैसे उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ लग रहा है। धिक्कार है ड्रैगन भगवान। इस समय ड्रैगन को अचानक उस बेचारे दानव भगवान की बाईं आंख की भावनाओं को समझ में आ गया। मिस ओलिफियस को देखकर चेनरुई की भौहें तन गईं। आप ऐसी क्यों दिख रही हैं? क्या आपको चोट लगी है? नहीं। ओह, मैंने अगले दिन सारा खाना खा लिया। पिछले 3 दिनों से मैं खाली पेट हवाई जहाज से आ रहा था और रास्ते में ही मरते मरते बचा था। मुझे 200 काले क्रिस्टल सिक्कों का बोनस देना न भूलें। तुम रास्ते में कोई शहर क्यों नहीं ढूंढ लेते जहां तुम खाना खरीद सको और खा सको? इसके लिए पैसे चाहिए। मैंने राजधानी में देखा है, एक पतले केक के लिए भी 3 सफ़ेद क्रिस्टल के सिक्के चाहिए। सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने गरिमापूर्ण भाव से कहा, मेरी माँ ने कहा था कि एक अच्छे ड्रैगन की तिजोरी में सिर्फ आमदनी हो सकती है, खर्च नहीं। तो तुम 3 दिन भूखे पेट उड़ती रहीं। चेनरुई तो उसके सामने पहले ही अवाक रह गई थी।
मैंने जिंदगी से ज्यादा पैसे को चुनने वाले तो देखे हैं, पर 3 सफ़ेद क्रिस्टल के सिक्कों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला नहीं देखा, और वो तो एक ड्रैगन भी है। मैं भूख से मरने वाली हूँ। जल्दी से मुझे वो मशहूर हॉट पॉट, वो मशहूर पर्पल बेरी वाइन वगैरह पिलाओ। सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने लार निगलते हुए कहा। उसके पेट से भी उसी हिसाब से गुर्राहट की आवाज़ निकली। चेन रुई के बोलने से पहले ही पगलियो दांत पीसते हुए वहां आ गया था। उसे एक वाक्य बोलने में काफ़ी समय लगा। क्या तुम मेरे सिर के ऊपर उड़ने के लिए मादा ड्रैगन का एक समूह लाने की योजना बना रहे हो? आधे घंटे बाद क्लोक गैंग के हॉट पॉट रेस्टोरेंट के एक कमरे में एक बहुत बड़ा हॉट पॉट सूप लगभग खाली पड़ा था। उसके बगल में खाली साइड डिशों का एक विशाल ढेर लगा था। मिस ओलिफियस ने अपने उभरे हुए पेट को छुआ और आश्चर्य और आनंद के साथ कुर्सी पर झुक गईं। जिंदगी कितनी शानदार है! न सिर्फ मुफ्त में स्वादिष्ट खाना मिलता है, बल्कि 200 काले क्रिस्टल सिक्कों का जल्दी पहुंचने का बोनस भी मिलता है। 3 दिन खाली पेट उड़ान भरना सार्थक है। माँ सही कहती हैं, मेहनत करने पर इनाम जरूर मिलता है। मिस ओलिफियस, चेन रुई मिस ब्लैक ड्रैगन की भूख के झटके से उबर चुका था। क्या आपने नहीं कहा था कि माउंटेन सीक्रेट से बाहर निकलने के लिए आपको दानव अधिपति के चरम स्तर तक पहुंचना होगा? आप पहाड़ से पहले कैसे निकल गईं? चेन रुई की विश्लेषणात्मक दृष्टि में ओलिफियस की शक्ति वास्तव में दानव अधिपति की प्रारंभिक मध्यवर्ती अवस्था तक ही सीमित थी। वह दानव अधिपति के चरम चरण तक नहीं पहुंची थी। क्या हो सकता है कि वह चुपके से निकल गई हो? यही बात है। पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मुझे बारबेक्यू की खुशबू की याद आ रही थी, इसलिए मैं खुद थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना चाहता था। ओलिफियस ने शर्मिंदा होकर कहा। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो फिर तुम मुझे बारबेक्यू के लिए ढूंढने के लिए चुपके से बाहर आए? नहीं। सुश्री ब्लैक ड्रैगन और भी शर्मिंदा दिखी, क्योंकि मैंने बारबेक्यू पकाते समय गलती से कुछ राक्षसी जानवरों को मार दिया था और कुछ जंगलों को जला दिया था। कुछ। चेन रुई हक्का बक्का रह गया। यह आग कितनी बड़ी है! तो सर सैटिन ने मुझे बाहर निकाल दिया। मिस ब्लैक ड्रैगन दयनीय रूप से बेघर दिखी। साइमन, तुम्हें मुझे अपने यहाँ रखना होगा। हमारे बीच पहले से ही एक समझौता है जिसके तहत हम तुम्हें 1000 साल तक सुरक्षित रखेंगे। 300 साल तो हो गए ना। चेन रुई समझ गया था कि लड़की लंबे समय तक मुफ्त में खाना पीना चाहती है। उसने जानबूझकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने लंबे समय तक जी पाऊंगा? अगर तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हारी संतानें तो रहेंगी। महिला अंगरक्षक थोड़ी चालाक थी। मैं हमेशा उनकी रक्षा कर सकती हूँ। तुम बस कीमत दोगुनी या तिगुनी कर सकते हो। दूसरों को चाहकर भी मेरे जैसा दानव अधिपति अंगरक्षक नहीं मिल सकता। तुम ही तो हो जो मेरे जैसा मालिक चाहते हो, जो तुम्हें मुफ्त में खाने पीने देता हो और पैसे भी देता हो, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना खा सकते हो? मुझे डर है कि तुम्हारी भूख की वजह से मुझे जल्द ही कंगाल हो जाना पड़ेगा। चेन रुई चाहता था कि ओलिफियस डार्क मून के काले जहाज पर चढ़े, इसलिए उसने सीधे कहा, इसके अलावा क्या दानव अधिपति बहुत दुर्लभ है? मेरे बगल वाला अनुयायी अभी दानव अधिपति के चरम चरण पर है। इसके अलावा उसकी कीमत कम है और वह तुमसे कम खाता है, और यह हजारों सालों का एक बहुत लंबा अनुबंध है। चेन रुई ने बेशर्मी से उस मरे हुए बतख ड्रैगन को, जो अत्यधिक मानसिक असंतुलन के कारण आंसू बहाता हुआ भाग रहा था, अपना अनुयायी कह दिया। उसे सस्ता मजदूर भी कहा। ओलिफियस को इतना कुछ पता नहीं था। इससे पहले मुझे एहसास हुआ था कि जो आदमी गया है वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह भी ड्रैगन ही लगता है। ये सोचकर सुश्री ब्लैक ड्रैगन तुरंत स्तब्ध रह गईं। उन्होंने जल्दी से समझाया, दानव अधिपति की चरम अवस्था। मैं भी जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी। सर शैतान ने मुझे पहले ही स्रोत ऊर्जा का एक अंश दे दिया है, जो पिछली बार आपको दी गई ऊर्जा से ज्यादा शुद्ध है। जब तक मैं इस शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लूं, मैं दानव अधिपति की चरम अवस्था तक पहुंच सकती हूं। चेन रुई इस बार सचमुच हैरान रह गया। उसे ठीक ठीक पता था कि अर्धदेवता की आध्यात्मिक छाप की स्रोत ऊर्जा क्या दर्शाती है। अगर ओलिफियस पूरी तरह से शक्ति को अवशोषित कर लेती है, तो वह शैतान के नियंत्रण में एक कठपुतली बन सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान ओलिफियस को खदेड़ देगा। वह शायद जानबूझकर उसे मुझ पर नज़र रखने या कोई काम पूरा करने के लिए मेरे पास आने दे रहा है। तो फिर ओलिफियस एक टाइम बम की तरह है। हालांकि सुश्री ब्लैक ड्रैगन स्वयं निर्दोष हैं। उन्हें सीधे मारना थोड़ा अनुचित होगा, और इससे शैतान और भी अधिक संदिग्ध हो सकता है या कार्रवाई कर सकता है। ओलिफियस को यह बात स्पष्ट रूप से पता नहीं थी, और फिर भी उसने दयनीय भाव से कहा, वास्तव में मैं भी डाइट पर रह सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि लड़कियों को युवावस्था के दौरान पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए। चेन रुई ने सोचा और कहा, ओलिफियस, हालांकि हम मालिक कर्मचारी के रिश्ते में हैं, फिर भी हम दोस्त हैं। तुम इतने लंबे समय से राजधानी में मुफ्त में खा पी रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी काले क्रिस्टल का सिक्का नहीं मांगा। ओलिफियस ने जल्दी से सिर हिलाया, बेशक हम दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त।
चूंकि हम दोस्त हैं, इसलिए पैसों की बात करना हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें मुफ्त में रहने खाने की व्यवस्था कर सकता हूं ताकि तुम रोज जितना चाहो उतना खा सको। मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा और साथ ही तुम्हें कुछ दुर्लभ खजाने और यहाँ तक कि पौराणिक स्तर के उपकरण भी दूंगा, बशर्ते तुम मुझसे एक शर्त का वादा करो। क्या शर्त है? मिस ब्लैक ड्रैगन की आंखें चमक उठीं, फिर अचानक उन्होंने सतर्क भाव दिखाया। मुझे मत बताना कि तुम मेरे साथ कुछ खास करने की कोशिश कर रहे हो। चेन रुई का गला लगभग रुक गया। आप क्या सोच रहे हैं? सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने सही कहा। माँ ने कहा कि लड़कियों को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए और शादी से पहले पुरुषों को कभी भी उनका फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए, जब तक कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे फ़ायदा उठाकर शादी करना क्या होता है? क्या ये खाने लायक है? खांसी। चेन रुई का गला सचमुच भर आया। क्या आपके शब्दकोश में पैसे के आगे सिर्फ खाना ही है? आखिरकार शांत होने के बाद चेन रुई ने भी नेक व्यवहार किया। बकवास सोचना बंद करो। मेरी शर्त है कि हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। चेन रुई द्वारा प्रस्तावित अनुबंध की विषय वस्तु में यह शामिल था कि ओलिफियस को किसी भी तरह से नियोक्ता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसे अपने जीवनकाल में नियोक्ता की रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, नियोक्ता के सभी राज छुपाने चाहिए, नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य की रक्षा करनी चाहिए और नियोक्ता के लिए दुश्मन से लड़ना चाहिए। पूरा अनुबंध बस एक कठोर गिरमिटिया मजदूरी अनुबंध था। इलाज के मामले में ओलिफियस के लगातार दबाव के कारण इसे बढ़ाकर 500 काले क्रिस्टल सिक्के प्रति वर्ष कर दिया गया था। मुफ्त भोजन और आवास के अलावा कुछ निश्चित लाभ भी थे। अगर यह ठेका किसी भी दानव अधिपति को दिया जाता तो तथाकथित नियोक्ता को तो मात मिल ही जाती। उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन क्षमता वाले ड्रैगन की तो बात ही छोड़िए। हालांकि सुश्री ब्लैक ड्रैगन का मानना था कि उन्होंने बड़ा फायदा उठाया है और उनका मूल वेतन 5 गुना बढ़ गया है। अब वे मुफ्त में खा पी भी सकती थीं, सरकारी यात्राओं, छुट्टियों और कुछ छोटे मोटे लाभों के लिए यात्रा खर्च भी उठा सकती थीं। ये सब बेचारे ब्लैकवुड क्लिफ में बसे रहने से कहीं बेहतर थे। वैसे अगली बार जब मैं किसी आधिकारिक यात्रा पर जाऊंगी तो मैं और मेहनत करके खुद वहां पहुंच सकती हूं, फिर गाड़ी का किराया ले सकती हूं। मैं घटिया खाना भी खा सकती हूं और वापस आने पर महंगे दाम का भुगतान ले सकती हूं। सुश्री ओलिफियस ने जल्दी से हिसाब लगाया। वह बहुत खुश हुई। चेन रुई को नहीं पता था कि इस छोटी बच्ची में छूट लेने और झूठे खाते दर्ज कराने की जन्मजात क्षमता है। उसे लगा कि कहीं वह बहुत ज्यादा दिल का काला तो नहीं है। एक काले अजगर को किराए पर लेने के लिए सिर्फ 500 काले क्रिस्टल सिक्के, जो दानव अधिपति के चरम चरण में पहुंचने वाला था। कहीं ओलिफियस उसका मन न बदल दे, इसलिए उसने पहले कुछ लाभ देने की पेशकश की। मेरे पास एक जल मोती है जो पानी में चमक सकता है। यह आत्मिक शक्ति के प्रशिक्षण में भी मदद कर सकता है। यह एक दुर्लभ खजाना है। इसके अलावा अर्ध पौराणिक श्रेणी के उपकरणों का एक सेट भी है। अगर आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो मैं उन्हें आपको उपहार के रूप में दे दूंगा। पौराणिक जल मोती और पौराणिक अर्ध पौराणिक श्रेणी के उपकरण, ये तो पौराणिक मुफ्त उपहार भी हैं। ऐसा लगता है कि अंततः मुझे वह महान मूर्ख अमीर आदमी मिल गया। मिस ब्लैक ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उनके शब्द उत्तेजना से बेमेल थे। जल्दी करो और ठेका सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। चेन रुई, ये मक और भी बेशर्म होता जा रहा है। ये निस्संदेह एक बेहद सफल समानता अनुबंध था। न केवल दोनों पक्ष इसके लिए तैयार थे, बल्कि उन्हें यह भी लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा लाभ उठाया है। ठीक है, अब जब हम समानता अनुबंध के रिश्ते में हैं तो मैं तुम्हें कुछ राज बता सकता हूं, लेकिन याद रखना किसी को मत बताना। मेरा नाम साइमन नहीं बल्कि चेन रुई है। मैं डार्क मून सिटी का एक वित्तीय अधिकारी हूं। चेन रुई और सुश्री ब्लैक ड्रैगन के समानता अनुबंध में गोपनीयता संबंधी प्रावधान थे, इसलिए उसे अपने राज लीक होने का डर नहीं था। ओलिफियस का ध्यान अपने रहस्यों या परिस्थितियों पर नहीं बल्कि इलाज पर था, खासकर उस जलमोती पर जिसे तुरंत सम्मानित किया गया। अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करने के बाद सुश्री ब्लैक ड्रैगन को आखिरकार वह खजाना मिल गया जिसकी उन्हें चाहत थी। यह एक और ऐसा पल था जब उनकी आंखों में आंसू आ गए। हॉटपॉट रेस्तरां से निकलकर चेन रुई अपने मूल स्वरूप में आ गया और उस अंगरक्षक के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा जिसका उसने सफलतापूर्वक अपहरण कर लिया था। रास्ते में राक्षस लगातार उसकी ओर इशारा कर रहे थे। इस प्लेबॉय शेरिफ ने अपनी मीठी बातों से एक और हसीन हसीना को फिर से धोखा दिया है। बूढ़ा दानव देवता सचमुच अंधा है। यहाँ बहुत सारे कुंवारे राक्षस हैं, लेकिन वह उनका ख्याल नहीं रखता, बल्कि वह तो एक शादीशुदा इंसान का ख्याल रखता है। ये फुसफुसाहटें ओलिफियस के कानों से छिपी नहीं रहीं। रास्ते भर वह उससे जिज्ञासा से सवाल पूछती रही जिससे वह लगभग थक गया। ओलिफियस, क्या ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनकी नाराजगी गहरी है। ओलिफियस, क्या तुम्हारा नाम अभी भी लैचा है? ओलिफियस, किसी ने तुम्हारे छोटे से लिंग को हमेशा जमीन की ओर इशारा करते रहने का श्राप दिया है,
इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई खास जादू है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? चेन रुई। जब वे अंततः घर लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में 4 लोग थे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 3 बैठे थे और एक 3 न्यायाधीशों द्वारा परीक्षण की मुद्रा में खड़ा था। बैठी हुई 3 महिलाएं थीं जिनका नेतृत्व परी ड्रैगन ज़ोला कर रही थी, जो इन दिनों मिस बेट्टी के साथ बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए जाती थीं। क्रोबेलिस और डेलिया बाएं और दाएं थीं, जबकि खड़ी हुई पगलियो थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही चेन रुई ओलिफियस के साथ अंदर आया, ज़ोला की जानलेवा निगाहों ने उसे निशाना बना लिया। सुश्री बेट्टी और गुप्तचर विभाग का दूसरा प्रमुख भी शक्तिशाली मुद्रा में थे। सुश्री बेट्टी ने कहा, चेन रुई, तुम वाकई काबिल हो। कुछ ही दिनों में तुमने एक और औरत को धोखा दे दिया। ज़ोला, इस बार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ज़ोला ने कुछ नहीं कहा, बस चेन रुई को घूरती रही। चेन रुई समझ गया कि मिस फेरी ड्रैगन सचमुच गुस्से में थी। दरअसल किसी भी स्थिति से बचने के लिए उसने एथेना और किया को पहले ही बता दिया था कि मिस ब्लैक ड्रैगन उसकी अंगरक्षक होगी। चूंकि ज़ोला क्रोबेलिस के साथ बंद कमरे में गई थी, इसलिए वह उसे उस समय कुछ नहीं बता सका। किसे पता था कि ज़ोला से उसकी मुलाकात हो जाएगी, जो अभी अभी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आई थी। रुको, लगता है इन लोगों ने पहले से ही ये पूछताछ का नाटक रच रखा है। किसी ने इन्हें पहले ही बता दिया होगा। चेन रुई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पगलियो को घूरा, तुम बहुत ही नीच हो। पगलियो अचंभित रह गया, फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तेजी से हाथ हिलाया, यह मैं नहीं हूं। ये वह है। विषधर अजगर डेलिया की ओर इशारा कर रहा था, यद्यपि मुझे पहले भी असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैं किसी भी तरह से उस प्रकार का घृणित खलनायक नहीं हूं जो बदला लेने के लिए मुखबिरी करेगा, लेकिन ये सच है कि मैं खुश हो रहा हूं। गुप्तचर विभाग की दूसरी प्रमुख सुश्री चेन रुई से कहीं ज्यादा तेज थीं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, नेताजी, मैं आपके काम को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। हमने मजाक में कहा था कि कुछ दिन पहले हमें आपसे बिना कुछ दिए इतने सारे उपहार मिले। ज़ोला ये सुनकर गंभीर हो गई और वह आपके लिए एक उपहार बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने बेट्टी से रेनबो वैली में कई दिनों तक बंद दरवाजों के पीछे उसकी मदद करने को कहा था। अचानक आप एक अनजान महिला को वापस ले आए। एक उपहार। चेन रुई चौंक गया। सुश्री फेरी ड्रैगन की ओर उसकी नज़रें बेहद कोमल हो गईं और उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने अनजाने में गलत समय पर पूछा, बीच में जो औरत है वो परेशान करने वाली लग रही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार डालूं? जैसे ही यह वाक्य निकला, मानो ट्रिगर पॉइंट पर चोट लग गई हो। एक जबरदस्त जानलेवा लहर ओलिफियस की ओर दौड़ पड़ी। चेन रुई को पसीना आ गया, चीज़ों को और बदतर मत बनाओ। वह मेरी। सावधान। ज़ोला के जानलेवा वाइब का सामना करते हुए अंगरक्षक ने सहज रूप से बड़े खतरे को महसूस किया और उसने पेशेवर रूप से सुरक्षात्मक तरीके से चेन रुई को अपने पीछे खींच लिया। इस हरकत ने आग में घी डालने का काम किया। ज़ोला का दबा हुआ गुस्सा अचानक भड़क उठा। जैसे ही उसका चश्मा चमका, ओलिफियस के सामने एक बैंगनी चाप प्रकट हुआ जिसने उसे जिंदा सांप की तरह घेर लिया। शुरुआत में ओलिफियस रक्षात्मक मुद्रा में थी, लेकिन जब उसने ये जादुई हमला देखा तो वह काफ़ी निश्चिंत लग रही थी। इससे बचने के बजाय उसने आगे बढ़कर बैंगनी बिजली को अपने ऊपर गिरने दिया। एक तेज गड़गड़ाहट के बाद जमीन पर लिखा सुरक्षा चिन्ह पूरी तरह मुड़ गया और विकृत हो गया, लेकिन ओलिफियस ने उसके लंबे काले बालों पर बचे हुए चाप को झटक दिया। वह वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित थी। डेलिया को छोड़कर पेग्लियो और क्रोबेलिस बैंगनी चाप की शक्ति को सबसे अच्छी तरह जानते थे। पेग्लियो भी इतना बेपरवाह नहीं दिख सकता था। काले कपड़ों वाली लड़की बिना किसी मेहनत के इस मिश्रित जादुई शक्ति को झेलने में सक्षम थी। ओलिफियस ने दृढ़ विश्वास दिखाया, चश्मे वाली महिला, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अगर तुम दानव अधिपति की चरम अवस्था में हो तो क्या हुआ? अगर तुम केवल जादू से ही हमला कर सकती हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तो तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। क्रिस्टल ड्रैगन। पगलियो तेजी से आसपास के ड्रैगन शिलालेख की सुरक्षा मजबूत कर रहा था। ये दृश्य देखकर वह दंग रह गया, फिर उसने कहा, नहीं, वह एक काला ड्रैगन है। काला ड्रैगन सभी निम्न स्तरीय जादू से प्रतिरक्षित था। उच्च स्तरीय जादू से होने वाली क्षति कम से कम 90% से 99% तक कम हो जाती थी। प्रतिभा जितनी प्रबल होती, प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही अधिक होती। उन्हें जादू तत्व का शत्रु माना जा सकता था। एक जादुई तत्व वाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, जिसे ओलिफियस अपनी प्रतिभा से नियंत्रित कर सकता था, उसने आत्मविश्वास हासिल किया और हवा में ऊपर उठी। उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली ज़ोला की ओर इशारा कर रही थी, जबकि उसका बायां हाथ उसकी दाहिनी कलाई पकड़े हुए था। चारों ओर का वातावरण अचानक भयानक अंधेरे से भर गया और जगह अस्त व्यस्त और विकृत लगने लगी। चेन रुई की चिंताजनक चीखें एकाकी थीं। मेरी ब्लैक ड्रैगन तोप का स्वाद लो। गहरे नीले रंग की विनाशकारी ऊर्जा में लिपटा एक विशाल काला गोला ओलिफियस की उंगलियों पर प्रकट हुआ।
वह जोला की ओर बढ़ा, जो नीचे सामने खड़ा था, मानो किसी लॉन्चर से निकली मिसाइल हो। धिक्कार है तुम पर, क्या तुम घर को ध्वस्त करने वाले हो? क्रोबेलिस और डेलिया के सामने खड़े होते ही पगलियों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसके दोनों हाथ घर को चारों ओर लगे ड्रैगन शिलालेख से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए मंत्र पढ़ते रहे। वरना अगर ये दोनों औरतें पूरी ताकत से टूट पड़तीं, तो न सिर्फ ये घर बल्कि पूरा ब्लॉक खंडहर बन जाता। मास्टर पॉइजन ड्रैगन की नज़र में ये दोनों लड़कियां चेनरुई की औरतें थीं, इसलिए किसी की भी मदद करना ठीक नहीं था। चुपचाप बदलाव देखना ही बेहतर था। सीधे शब्दों में कहें तो वह बस मजाक देखता रहा। जोला ने अभी अभी बिजली छोड़ते समय अपनी शक्ति रोक रखी थी। ज्यादा से ज्यादा ये दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण में इस दुष्ट महिला को बस बेहोश कर देगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जादू विरोधी प्रतिभा वाली एक काली ड्रैगन है। क्रिस्टल ड्रैगन जैसे दुश्मन की वजह से जोला जादू से बचाव की कमजोरी का तरीका सीख रही थी, इसलिए उसे इस तरह के दुश्मन का डर नहीं था। हालांकि अभी का जादू ओलिफियस के सामने लगभग बेअसर था, फिर भी उसने ओलिफियस के इस स्तर के हमले को गंभीरता से नहीं लिया। अपनी क्षमता से वह या तो बचाव कर सकती थी या उसे आसानी से चकमा दे सकती थी। हालांकि जोला उस औरत से नफरत करती थी जिसने चेनरुई को बहकाया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके हाथ में पहले से ही एक जादू की छड़ी थी। ये वह कलाकृति थी, गुप्त छाया, जो चेनरुई ने उसे दी थी। वह ब्लैक ड्रैगन तोप को सीधे कुचलना चाहती थी। मैं उस दुष्ट औरत को, जो नहीं जानती कि वह किसके साथ काम कर रही है, बता दूंगी कि नियम क्या हैं, शिष्टाचार क्या होता है, वरिष्ठ और कनिष्ठ क्या होता है। उस नाजुक पल में एक जाना पहचाना सा चेहरा अचानक ब्लैक ड्रैगन तोप के सामने प्रकट हुआ। ये वही कमीना आदमी है जिसके बारे में मैं दिन भर सोचता रहा था। जोला और ओलिफेस एक ही समय पर अचंभित रह गए। ब्लैक ड्रैगन तोप की भयानक विनाशकारी शक्ति की तो बात ही छोड़िए, ओलिफेस की उस अंधेरी शक्ति के सामने टेलीपोर्ट होने में भी काफी जोखिम था, जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया था। चेनरुई में बस दानव सम्राट जैसी ताकत थी। अगर उसे चोट लगती तो वह निस्संदेह मर जाता। ओलिफियस घबराहट में उसकी शक्ति वापस लेना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चेनरुई का काली ड्रैगन महिला के साथ रिश्ता चाहे जो भी रहा हो, उसके सामने खड़े होने की उसकी हरकत सब कुछ समझा सकती थी। जोला के दिल का आक्रोश अचानक गायब हो गया, लेकिन उसे बचाने के लिए अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। काली ड्रैगन तोप ने चेनरुई पर जोरदार वार किया था। इस प्रहार की शक्ति अद्भुत थी। ड्रैगन शिलालेख की सुरक्षा के बावजूद आसपास की जमीन भी पल भर में विकृत हो गई। मेजें, कुर्सियां और पौधे टूटकर भयानक हवा में उड़ गए। हालांकि चेनरुई का शरीर विनाश की भयानक शक्ति से ग्रस्त नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ी, गहरे सुनहरे रंग की गोल ढाल थी। ढाल की सतह आदिम आकृतियों से ढकी हुई थी। वह अद्भुत काला ड्रैगन तोप वास्तव में इस गोल ढाल की सुरक्षा को भेद नहीं पाए। लेविथान शाही परिवार की कलाकृति, दानव शील्ड, दानव ढाल, 7 कलाकृतियों मायावी दानव ढाल के 2 प्रमुख घटकों में से एक थी। उस समय चेनरुई, डेलिया और रोमन को साइलेंट नाइट वेटलैंड के खजानों में यह मायावी ढाल मिली थी। दानव ढाल की योजना ब्रोक से तब बनाई गई थी जब चेनरुई ने मास्टर आर्थर की पहचान का इस्तेमाल किया था। उस समय उसने ब्रोक की ब्लड रिवर तलवार पर आत्मविस्फोट के बीज भी बो दिए थे। हालांकि सुपर सिस्टम द्वारा दानव ढाल को तोड़ दिए जाने के बाद वह चेनरुई को ईश्वर भक्षी मुखौटे की तरह छोड़ नहीं पाया। उसे शायद एक निश्चित स्तर तक पहुंचने या सुपर सिस्टम के जादुई प्रभाव को पूरी तरह से समझने तक इंतजार करना पड़ा होगा, तभी उसे अलग किया जा सकता था। डेलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे न सिर्फ इलूसिव शील्ड मिल रही थी, बल्कि चेनरुई ने उसे और रोमन दोनों को बचा लिया था। अगर चेनरुई मांगती तो डेलिया कंजूस नहीं होती, चाहे वो इलूसिव शील्ड ही क्यों न हो। दानव ढाल के महत्व के कारण चेनरुई ने डेलिया के ठिकाने का खुलासा न हो, इसके लिए सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल कम ही किया। दानव ढाल की खासियत न केवल इसकी मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी, बल्कि आक्रमणकारी शक्ति को अवशोषित करके उसे अपने उपयोग में लाने की क्षमता भी थी। हालांकि दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण में मौजूद ओलिफियस का हमला बहुत शक्तिशाली था। चेनरुई का शरीर अभी भी उस विशाल बल से पीछे धकेला जा रहा था और ढाल पकड़े हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। ड्रैगन शिलालेख द्वारा संरक्षित कठोर जमीन पर 2 गहरी खाइयां खींची गई थीं। इस तरह के भयानक दबाव के सामने जो व्यक्ति इसे झेल नहीं पाता, वह गिर सकता है। सौभाग्य से चेनरुई पहले से ही अच्छी तरह तैयार था। उसका शरीर अचानक एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। रॉयल स्टार परिवर्तन। हालांकि इस पल चेनरुई को लगा कि समय अचानक धीमा हो गया है। उसके आसपास की हर चीज भी धीमी हो गई। वह धीमी होती गई और फिर रुक गई। वह अपने सामने ठहरे हुए गहरे नीले रंग के भयावह ऊर्जा समूह को साफ देख सकता था। जोला के चिंतित भाव भी उसे अपनी तरफ महसूस हो रहे थे, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। बस उसकी सांसें ही हिल रही थीं। उसकी धीमी और गहरी सांसों की आवाज़ दुनिया की इकलौती आवाज़ लग रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने कान बंद कर लिए हों और किसी शांत वातावरण में अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहा हो। यह अजीब और विस्मयकारी लग रहा था। उसी समय एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में अनियंत्रित रूप से भर गई। चेन रुई ने इस शक्ति को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जोला और दूसरों की नज़रों में चेन रुई अलग लग रहा था। उसका शरीर अचानक विनाश की एक अजीब सी सांस से भर गया। उन्हें यकीन नहीं था कि यह ब्लैक ड्रैगन तोप की विनाशकारी शक्ति के प्रभाव के कारण था। इसके तुरंत बाद चेन रुई के शरीर पर चमकती तारों की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और गहरे रंग में बदल गई। उसकी गति और शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक काले बादल में लिपटा हुआ है जिसके अंदर एक गहरा लाल प्रकाश है। काला बादल तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। चेन रुई का शरीर पहले से ही पूरे शरीर के कवच से सुसज्जित था। ये गहरा लाल कवच, एक भयावह शैली वाला, एकदम काला था। यह नरक के गहरे ज्वालामुखी से निकले किसी काले रत्न की तरह एक अजीब सी चमक से चमक रहा था। इतना ही नहीं, चेन रुई की पुतलियां धीरे धीरे लाल हो गईं। उसके शरीर से निकलने वाली विनाशकारी सांसों की लहरें मात्रा के लिहाज से ब्लैक ड्रैगन तोप जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन गुणवत्ता कहीं ज्यादा मजबूत थी। अभी अभी हुआ बदलाव पल भर में पूरा हो गया। भयानक काले ड्रैगन तोप का सामना करते हुए चेन रुई ने अचानक एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसके हाथ में मौजूद दानव ढाल अचानक गायब हो गई और उसने अपने हाथों से उस विशाल ऊर्जा गेंद का सीधा प्रतिरोध किया। चेन रुई ने जब प्रकाश के गोले को छुआ तो उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसके पैर पीछे की ओर बढ़ते रहे, लेकिन पहले की तरह धकेले जाने के बजाय वह कदम दर कदम पीछे हटता गया और हर कदम मिट्टी में धंसता गया। ब्लैक ड्रैगन तोप की शक्ति मानो किसी तरह निगल ली गई हो। वह तेजी से कमजोर होती गई। आखिरकार चेन रुई के कदम रुक गए और विशाल ब्लैक ड्रैगन तोप बिना किसी निशान के गायब हो गई। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ओलिफियस दानव अधिपति का मध्यवर्ती चरण था और चेन रुई दानव ढाल की रक्षा पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने इस विशाल आक्रमण का दृढ़ता से विरोध किया। इस क्षण चेन रुई ने अचानक एक मुद्रा बना ली। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कसकर भींची हुई थीं, उसका अंगूठा सीधा और तर्जनी उंगली फैली हुई थी। उसने हवा में ओलिफियस पर निशाना साधते हुए अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई पकड़ ली थी। उसके शरीर में विनाश की सांसें बहुत तेज थीं, ये पल भर में एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थीं। उसकी उंगलियों के पोरों पर एक विशाल काली गेंद जो गहरे नीले रंग की विनाशकारी शक्ति में लिपटी हुई थी, प्रकट हुई। आसपास की जमीन कंपन से फटने लगी क्योंकि वह उस प्रबल बल को सहन नहीं कर पा रही थी। काली गेंद को संघनित करने की प्रक्रिया में चेन रुई बहुत जोर लगा रहा था। उसके कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था। ओलिफियस पहले तो इस नियोक्ता की शक्तिशाली ताकत देखकर हैरान थी, लेकिन यह हरकत देखकर उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई। यह मुद्रा, यह शक्ति। जैसे ही यह विचार मन में आया, चेन रुई की उंगलियों से विशाल काली गेंद बाहर निकल गई। उसकी गति अद्भुत थी। ओलिफियस को आश्चर्यचकित होने का समय ही नहीं मिला और उसने अपनी बाहें क्रॉस करके उसे अपने सामने रोक लिया। पल भर में आई काली गेंद ने ओलिफियस को एक धमाके से मारा और पलक झपकते ही मिस ब्लैक ड्रैगन के शरीर को निगल लिया। गहरे नीले रंग की ऊर्जा में लिपटी काली गेंद कुछ देर तक हवा में जोर जोर से घूमती और छटपटाती रही। धीरे धीरे उसकी गति कम होती गई। जब वह शांत होने ही वाली थी, अचानक फट गई और उसके भीतर से एक पतली आकृति प्रकट हुई। ओलिफियस की बांह पर धुआं था और उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। बिल्कुल सही, ये ब्लैक ड्रैगन तोप है। हालांकि शक्ति थोड़ी कमजोर है, लेकिन शक्ति की विशेषताएं बिल्कुल वैसी ही हैं। ये तो दानव लोक की पुरानी कहावत का ही एक वाक्यांश था, अपने कौशल से ही जवाब देना। क्या ये शूरा था या चेन रुई स्वयं? वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें पैनी थीं। न सिर्फ ओलिफियस, बल्कि जोला और दूसरे लोग भी समझ गए कि चेन रुई ने ओलिफियस की ब्लैक ड्रैगन तोप को अजीब तरीके से निगल लिया था और फिर उसे अविश्वसनीय तरीके से वापस फेंक दिया। सबने चेन रुई की तरफ देखा, जिसने गहरे लाल रंग का कवच पहना हुआ था और एक भयानक गहरी सांस छोड़ रही थी। जोला सबसे ज्यादा चिंतित थी। वह एक झटके में चेन रुई के सामने प्रकट हुई और उसकी लाल आंखों ने उसे तुरंत निशाना बना लिया, जिनसे एक अजीब सी सांस निकल रही थी। चेन रुई। जोला की आवाज़ सुनते ही चेन रुई कांप उठा और उसकी आंखों का लाल रक्त तुरंत फीका पड़कर काला हो गया। गहरा लाल कवच भी अपना आकार बदलते हुए एक चमकदार रोशनी में बदल गया। जोला। चेन रुई ने अपना विज़र खोला और बस मुस्कुराकर कहा। फिर उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और जोला ने उसे झट से गले लगा लिया। वो मरेगा नहीं, है ना? मिस ब्लैक ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ी और जोला की बाहों में चेन रुई की सांसें बहुत कमजोर हो गई थीं, उनकी नज़र हकलाने लगी। उन्होंने अफसोस से अपनी छाती पीट ली। बस हो गया, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मालिक मिला था जो मुफ्त में खाना पीना देता था। नियोक्ता। अब क्रोबेलिस और डेलिया ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। चेन रुई के पास अब और कुछ समझाने की ताकत नहीं बची थी।
उसके शरीर का कवच धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जबरदस्त आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति खो दी है, सामान्य परिस्थितियों में रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा। अभी जो बदलाव हुआ है वह निश्चित रूप से शूरा से जुड़ा था। ब्लैक ड्रैगन तोप तो बस एक प्रोत्साहन था। कुछ समय पहले उसे लगा कि शूरा की ताकत एक नाजुक बिंदु तक बढ़ गई है। क्या ऐसा हो सकता है? ओलिफियस की गलतफहमी काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी थी। अगर कोई स्पष्टीकरण न भी होता तो जोला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से चेन रूई को आराम करने के लिए कमरे में पहुंचाया। माफ करना जोला, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। सुश्री फेरी ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। चेन रूई को लगा कि उसने गलत सुना है। अगर सुश्री परी ड्रैगन भी सामान्यतः कोई गलती करती तो भी वह मूर्ख बनने के लिए नकली स्तब्धता के गुणों का इस्तेमाल करती। आज क्या वह सचमुच माफी मांगने की पहल करती हैं? यह एक उपहार है जो मैंने इन दिनों आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया है। जोला ने एक हार निकाला। छोटा सा पेंडेंट थोड़ा अजीब लग रहा था। चेन रूई ने हार लिया और प्रशंसा करते हुए कहा, ये चील बहुत सुंदर है। ये कहना कि वह एक चील थी तथ्य को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश करना था। सटीक रूप से कहें तो वह टकी जैसा ज्यादा था, लेकिन जो भी था, चेन रूई के दिल में गर्माहट महसूस हुई। जोला का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह एक ड्रैगन है। दरअसल वह शिल्पकला में काफी कमजोर थी, इसलिए उसने जादू सिखाने के बदले में क्रोबेले से विशेष मार्गदर्शन मांगा था। दुर्भाग्य से सुश्री एमरल्ड ड्रैगन भी उतनी कुशल नहीं थी और अंततः उसने एक ड्रैगन को टकी में बदल दिया। चेन रूई अचंभित रह गया, फिर मुस्कुराया, मैंने इसे गलत समझा। जोला, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। जोला की बैंगनी आंखें चमक उठीं। यह हार खतरे में होने पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये दानव अधिपतियों के चरम स्तर के 2 हमलों तक का सामना कर सकता है। दुर्भाग्य से सामग्री की सीमा के कारण 2 बार इस्तेमाल करने के बाद यह अपनी उपयोगिता खो देगा। चेन रूई को उम्मीद नहीं थी कि हार में ये खूबी होगी। उसने झट से पूछा, ये किस चीज से बना है? यह मेरा 7 रंग का पैमाना है जो संकट के समय रक्षा प्रतिभा को सक्रिय कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास केवल एक ही है। क्या ये परी ड्रैगन का एकमात्र आत्मसुरक्षा पैमाना है? चेन रूई चौंक गया, बिल्कुल नहीं। क्या होगा अगर आप खतरे में हैं? मेरे पास वो आर्टिफैक्ट ट्यूल और सीक्रेट शैडो है जो आपने मुझे दिया था। मैं ठीक हो जाऊंगी। जोला ने सिर हिलाया। और शल्क भी धीरे धीरे 100 सालों में फिर से उगाएंगे। ये सचमुच एक बेहद अनमोल तोहफा है। चेन रूई दिल से भावुक हो गया और जोला का हाथ थाम लिया। नहीं, तुम मेरे साथ हो तो ये तो सबसे अनमोल तोहफा है। ओह, जोला ने स्तब्ध होकर उत्तर दिया। उसका चेहरा लाल था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से बहती खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। चेन रूई जब बोलने ही वाला था तो उसे अचानक चक्कर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह आत्मिक शक्ति के अति प्रयोग का लक्षण है। जोला ने ये देखते ही उसे तुरंत बिस्तर पर लिटा दिया। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। जोला ने सिर हिलाया और अचानक झुककर उसके चेहरे को चूमने लगी, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। चेन रूई ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे गर्माहट का एहसास हुआ। रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह हमेशा की तरह सो नहीं गया, बल्कि सुपर सिस्टम में प्रवेश कर गया। अगर वह हमेशा की तरह रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता तो अभी कोई अजीबोगरीब बदलाव नहीं होते, न ही आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के कम होने के लक्षण इतनी जल्दी दिखाई देते। क्या असामान्यता घटित हुई है? चेन रूई के विचार आकाशगंगा दिव्यता मंदिर में प्रवेश कर गए। वह सिंहासन पर बैठा प्रकाश स्क्रीन के प्रत्येक टुकड़े को ध्यान से देख रहा था। अंततः उसकी नज़र स्टेटस बार पर टिक गई। शीर्षक, स्टार लॉर्ड, विकास स्तर 5 सितारा, अनुभव मूल्य 1%, आभा मूल्य 454.8 मिलियन, व्यापक शक्ति मूल्यांकन A। इस खोज ने चेन रूई को आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों किया। चूंकि वह सफलतापूर्वक स्टार लॉर्ड तक पहुंच गया था, उसकी शक्ति में लगातार सुधार हो रहा था। वह धीरे धीरे दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण के करीब पहुंच गया था। इसके अलावा उसने ग्रीष्मकालीन क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया था। उसके पास शाही सितारा परिवर्तन के असाधारण कौशल के साथ दानव अधिपति के प्रारंभिक चरण का मुकाबला करने की शक्ति भी थी। हालांकि उसका अनुभव मूल्य नहीं बदला था। सुपर सिस्टम इस दुनिया के प्रशिक्षण से कुछ अलग था। भले ही चेन रूई अब अपनी युद्ध शक्ति और शारीरिक गुणों को A+ तक सुधारना जारी रख सके, जब तक उसका अनुभव मूल्य अपरिवर्तित रहेगा, वह फैक्डा को भेद कर अगले 6 सितारा विकास तक नहीं पहुंच सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज का यह अजीब बदलाव वास्तव में मेरे अनुभव मूल्य को बढ़ा देगा। क्या यही फैक्डा का रहस्य है? क्या आप कुछ कहना नहीं चाहते? चेन रूई ने हल्के से पूछा। आकाशगंगा दिव्यता मंदिर में अचानक काली गैस का एक झोंका प्रकट हुआ। धीरे धीरे यह एक और चेन रूई रूप में घनीभूत हो गया, सिवाय इसके कि उसकी आंखों की पुतलियां लाल थीं।
शूरा, तुम्हें मेरे बदलावों पर बहुत पहले ही ध्यान देना चाहिए था। शूरा ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे से कहा। ओलिफियस की ब्लैक ड्रैगन तोप अभी अभी तो बस एक प्रलोभन थी। अभी तो मैंने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो क्या? चेन रूई अविचलित थी। यदि आप वास्तव में मेरी चेतना को निगल सकते या मेरे शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते तो क्या आप तब भी यहाँ केवल बातें करते? मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छाशक्ति दृढ़ है और तुम्हारे अंदर शक्ति पाने की तीव्र इच्छा है। मैंने इसे उस शापित मैग्रेस परिष्कृत मंच से अनुभव किया है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, क्रॉसओवर के अतीत सहित, क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर हूं। शूरा गंभीर दिखी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा केवल पराजित कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं स्वयं विनाश का प्रतीक हूँ। सृजन और विनाश ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य हैं। वे विपरीत हैं, फिर भी हम दोनों की तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या तुम मिथुन पुरुष के भाग्य जैसी घिसी पिटी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हो? चेन रूई ने सिर हिलाया। तुम बस इतना कह दो कि तुम भाग्य की नाजायज संतान हो, तो शायद मुझे थोड़ी और दिलचस्पी हो। अगर तुम इसी तरह इधर उधर भटकते रहना चाहते हो तो मुझे सोने से पहले तुमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तुम्हें अपनी चेतना स्वीकार करने जैसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ताकि मैं दानव अधिपति और यहाँ तक कि अर्धदेव शक्तियों को भी मार सकूं। इतना सुनने से सम्मोहन का असर और बढ़ जाता है। ये झूठ नहीं है, लेकिन चूंकि तुम वह रास्ता नहीं चुनोगे इसलिए मैं तुम पर उसे थोपूंगा नहीं। मैं वही कहना चाहती हूँ जिसकी तुम्हें सचमुच परवाह है। शूरा ने उसकी आंखों में देखा और उसने अचानक एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वह अनुभव मूल्य क्यों बदल गया है? क्या तुम फैक्डा का असली रहस्य नहीं जानना चाहते? चेन रूई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। ओह, तुम्हें पता है, तथाकथित फैक्डा एक खास मनोदशा का मूर्त रूप है। रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन न केवल एक युद्ध कौशल है बल्कि समझ का एक माध्यम भी है। शूरा ने उंगली उठाई। याद है अभी अभी जब तुमने ब्लैक ड्रैगन तोप का सामना किया था तब का एहसास? उस समय मैंने तुम्हें फैक्डा का एहसास कराने के लिए अपनी शक्ति सक्रिय की थी। अगर तुमने अपनी इच्छाशक्ति से मुझसे लड़ने की कोशिश नहीं की होती तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति इतनी क्षीण कैसे हो सकती थी? क्या तुमने किसी को दुश्मन से लड़ते हुए अपनों से ही लड़ने के लिए विचलित होते देखा है? तुम मेरे लोग नहीं हो। चेन रूई ने कंधे उचकाए। लेकिन कृपया आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता कि सुपर सिस्टम द्वारा मूल रूप से परिभाषित फैक्डा क्या है, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि आपने पहले जो मैग्रेज अनुभव किया था और अब जो फैक्डा अनुभव करने जा रहे हैं दोनों ही सिस्टम द्वारा मूल रूप से अनुमानित समय से कम समय के हैं, भले ही प्रशिक्षण मैदान जैसी कोई विशेष समय नियमित जगह हो। शूरा की उठी हुई तर्जनी उंगली अंगूठे में बदल गई और उसने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हैं। मेरी उपस्थिति आपकी प्रगति को तेज और आसान बनाती है। फैक्डा के लिए भी यही बात लागू होती है। मेरे पास जो शक्ति है उसे विनाश कहा जा सकता है, जो विनाश का मूल है। जब तक आप विनाश को मूर्त रूप दे सकते हैं और मेरी मूल शक्ति को समझ सकते हैं, तब तक आप फैक्डा को समझ सकते हैं और वर्तमान स्तर को तोड़ सकते हैं। रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन न केवल एक युद्ध कौशल है बल्कि फैक्डा को समझने का एक माध्यम भी है। चेन रूई को कुछ समझ में आया। शूरा ने सिर हिलाया। हाँ, आत्मा के प्रतिरोध और बंधनों को छोड़ दो और मेरी शक्ति को अनुभव करो। तुम मेरी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे पहले। अपने कौशल से प्रतिकार। इतना ही नहीं, समझ जितनी ज्यादा होगी, शाही तारा परिवर्तन की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, समय सीमा उतनी ही लंबी होगी और उसके बाद थकावट की अवधि उतनी ही कम होगी। तुम दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण के प्रतिद्वंद्वी से भी युद्ध कर सकते हो। चेन रूई के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर शूरा ने भौहें चढ़ाईं। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? तुम्हारे अनुभव मूल्य में आया बदलाव ही इसका सबसे अच्छा सबूत है। मुझे नहीं पता कि दूसरों ने इस पर विश्वास किया या नहीं, लेकिन मैंने तो फिर भी इस पर विश्वास कर लिया। चेन रूई ने अपने हाथ फैला दिए। इस भाव के कारण शूरा कई आकर्षक शब्द नहीं बोल पाया, मानो वह हवा में मुक्के मार रहा हो। हम मानना या न मानना तो तुम पर निर्भर है। ये तुम्हारा अपना फैसला है कि तुम स्थिर रहो या और मजबूती की ओर बढ़ो। शूरा ने आत्मविश्वास से भरी हंसी हंसते हुए हल्के धुएं में बदल दिया और पलक झपकते ही गायब हो गया। चेन रूई सचमुच सोच में पड़ गया। शूरा की बातें आकर्षक लग रही हैं, लेकिन मैं उन सब पर यकीन नहीं कर पा रहा। सुपर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं को निरंतर विकसित होने दे। शूरा जैसे आकस्मिक कारक के आने से मैग्रेस का पिछला प्रशिक्षण उम्मीद से ज्यादा तेज और मजबूत हो सकता है, लेकिन शूरा ने जानबूझकर एक अहम कारक को नज़रअंदाज कर दिया जो और भी ज्यादा खतरनाक है। यही बात अब फैक्डा पर भी लागू होती है। अगर मैं शूरा की विधि से प्रशिक्षण जारी रखूंगा तो मुझे डर है कि नतीजे अप्रत्याशित होंगे। हालांकि स्टेटस बार में अनुभव मान में बदलाव से पता चलता है कि शूरा की बातों में कम से कम कुछ सच्चाई तो है।
मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर फैचरा को समझना होगा और मजबूत बनना होगा, अपनी इच्छा पूरी करनी होगी और अपने प्रिय लोगों की रक्षा करनी होगी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। विनाश का प्रतीक। चेन रुई की निगाहें और अधिक दृढ़ हो गईं। शूरा की मदद के बिना वह प्रशिक्षण कैसे लेना चाहता था।